हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सिस्टी क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है पार्ट 8, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य, जो कि शुरू होते हैं बच्चों 700 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ को उसके परिचय के साथ। तो परिचय इस प्रकार है। 670 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। संपूर्ण उत्तर भारत में अराजकता व अव्यवस्था फैल गई थी। अनेक छोटे छोटे राज्य जो हर्ष के अधीन थे वे स्वतंत्र हो गए थे और आपस में लड़ते थे। इस अवधि से लेकर 1192 ईस्वी तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इस अवधि में भारत में बहुत से छोटे छोटे राज्य बने। उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में इस समय बच्चों राजपूत राजा शासन करते थे। यही कारण है कि भारत के इतिहास में इस अवधि को राजपूतों का काल कहा जाता था। तो बच्चों, आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं पाठ के द्वारा। तो बच्चों, 700 से 1200 ईस्वी तक के मध्य का समय भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन युग कहलाया। उस समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे और उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्यों के मध्य प्राय युद्ध होते रहते थे। इनके परिणाम स्वरूप राज्यों का उत्थान एवं पतन होता गया, मतलब वो राज्य समाप्त होते गए। ठीक है बच्चों। 7वीं शताब्दी के मध्य में हर्ष की मृत्यु के पश्चात उसका विशाल साम्राज्य टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। इससे वे आपस में क्या लड़ते रहते थे, आपस में झगड़ा करते रहते थे कि मैं बलशाली। आगे देखिए बच्चों, भारतीय इतिहास के इस मध्यकालीन युग में भारतीय महाद्वीप के उत्तर एवं दक्षिणी भाग एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क में आए। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य विभाजक का कार्य करती है, दोनों को दो भागों में बांटती है। कौन से बच्चों? क्या? विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य के दक्षिणी प्रदेश को प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ कहा गया है। वनाच्छादित पहाड़ियां तथा नदी घाटियां पठारी क्षेत्र को अनेक इकाइयों में विभाजित करती हैं। कटी फटी स्थलाकृति एवं वनों के कारण दक्षिण में विकसित संस्कृति उत्तर संस्कृति से पूर्णतया क्या थी बच्चों? भिन्न थी। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन युग में उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य परस्पर घनिष्ठ संबंध था, मित्रता का। इसके अनेक कारण थे। प्रथम, उत्तर भारत के अनेक शासकों ने दक्षिण भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू किया। जिनका क्षेत्र गंगा मैदान एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला से परे था, जो दूर था, उन्होंने भी अपना विस्तार उस क्षेत्र में करना शुरू कर दिया। द्वितीय क्या था? उत्तर भारत के ब्राह्मणों को दक्षिण भारत में आमंत्रित करके उन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की थी। जिस भूमि पर कर नहीं लगेगा वैसी भूमि प्रदान की थी बच्चों। तो तृतीय क्या कारण था बच्चों? दक्षिण भारत के अनेक हिंदुओं द्वारा प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलनों ने उत्तर भारत को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया था। नए राजवंशों के उदय के घनिष्ठ सांस्कृतिक अंतरक्रियाएं भी उत्तरदायी थी। क्या बच्चों? जो नए नए राजवंश निकल रहे थे उनके उदय के लिए जो घनिष्ठ सांस्कृतिक अंतक्रियाएं थी वह भी महत्वपूर्ण थी। अंत में उत्तर एवं दक्षिण भारत में प्रचलित सामंतवाद के कारण जागीरदारों के बीच निरंतर युद्ध चलते रहते थे, लड़ाई होती रहती थी और जागीरदारों के मध्य इस निरंतर युद्ध ने राजवंशों के विखंडन एवं नए राज्यों के निर्माण का कार्य किया। बट गए ना बच्चों, ताकत बढ़ गई, इसलिए जो असली ताकत थी वो टूट गई और नए नए अन्य राज्यों का निर्माण कार्य हुआ। भारत के उत्तर में पाल, गुर्जर, प्रतिहार एवं राजपूत राज्यों का विस्तार था। गजनवी एवं गौरी वंश के शासकों ने अपने क्षेत्रीय राज स्थापित कर लिए थे। किसने बच्चों? जो आए थे गजनवी आए थे, मोहम्मद गौरी आए थे, इन्होंने अपने वंश के अपने शासक वंश को इन्होंने स्थापित कर लिए थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्या तथा चोल वंश के राज्य क्या थे बच्चों? प्रमुख थे, जो वहां पर राज्य करते थे। अब देखिए उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक
तीन प्रमुख शक्तियां थी उत्तर भारत में। देखिए, पाल, गुर्जर, प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट ने उत्तर भारत पर राज किया। तो पहले कौन थे बच्चों? पाल। पाल ने उन संपूर्ण क्षेत्रों में शासन किया जो वर्तमान में क्या है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस वंश का सबसे पहला राजा था कौन बच्चों? गोपाल था। उसने अपने पुत्र धर्मपाल के साथ मिलकर अपने राज्यों का विस्तार किया। धर्मपाल ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भी अपने व्यापार का क्या विस्तार किया। देवपाल इस वंश का अन्य शक्तिशाली राजा था। देवपाल का था दूसरा शक्तिशाली राजा था जो इसी वंश से ताल्लुक रखता था बच्चों। पाल शासकों के दौरान चारों ओर समृद्धि और खुशहाली थी। जो सबसे ज्यादा समृद्धि और खुशहाली थी कब थी बच्चों? पाल शासकों के दौरान। पाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म का पालन करते थे बच्चों। उन्होंने अनेक स्तूप बनवाए व स्मारकों के निर्माण के लिए बहुत दान भी दिया। 12वीं शताब्दी में पाल की सेना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी वे मुस्लिमों से हार गए क्योंकि शायद उनमें एकता का अभाव रहा होगा या फिर वो उनके वारों के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अब देखिए गुर्जर प्रतिहार। पाल के बाद क्या है बच्चों? गुर्जर प्रतिहार। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान गुर्जर प्रतिहार ने दक्षिणी राजस्थान एवं गुजरात के बहुत से क्षेत्रों पर शासन किया। राजा मोहन जो कि 836 से 882 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। इस वंश का महान राजा था कौन? राजा मोहन, गुर्जर प्रतिहार वंश के। उसने कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने विशाल साम्राज्य पर शासन किया जो कश्मीर से नर्मदा नदी तक तथा काठियावाड़ से बिहार तक फैला हुआ था बच्चों। इतना बड़ा साम्राज्य था। वह साहित्य में अधिक रुचि रखता था। वह स्वयं एक महान योद्धा तथा विष्णु का उपासक था। किसके भक्त थे वो? विष्णु के भक्त थे, अल्वा जिनको कहते हैं। उसने कन्नौज में बहुत से सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। उसने अपने पुत्र महेंद्रपाल के साथ मिलकर सफलता प्राप्त की और बाद में अपने राज्य का और भी विस्तार किया। ठीक है, बाद में अपने राज्य का विस्तार किया। अब देखिए दक्कन। नर्मदा व कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र दक्कन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा थे। राष्ट्रकूट क्या थे? बहुत शक्तिशाली राजा थे इस क्षेत्र के। अब देखिए यहां पर बच्चों राष्ट्रकूट 18वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण काल दंती दुर्ग के अधीन आरंभ होता है और वह उसका पुत्र कृष्णा प्रथम ने वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसने मालिकखेड जो कि शोलापुर महाराष्ट्र के निकट है को अपनी क्या बनाया बच्चों? राजधानी बनाया। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने क्या किया बच्चों? राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए। उत्तर में उन्होंने पाल व गुर्जर प्रतिहारों से, तो दक्षिण में पल्लव, पांड्या व चोलों से युद्ध किया। निरंतर संघर्षों के परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति में अत्यधिक ह्रास हुआ और अंततः 10वीं शताब्दी में वे पराजित हो गए और उनका शासनकाल भी बच्चों समाप्त हो गया। आगे देखिए बच्चों, जैसे कि राष्ट्रकूट शासक कला, साहित्य व वास्तुकला के प्रेमी थे। जो राष्ट्रकूट लोग थे वो क्या थे? वास्तुकला और साहित्य कला के बहुत ज्यादा घनी प्रेमी थे। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर तथा एलिफेंटा की गुफाओं को इन्हीं के शासनकाल में चट्टानों को काटकर व तराश कर बनाया गया था बच्चों। अब देखिए राष्ट्रकूट शासकों ने क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषतः कन्नड़ की उन्नति को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कन्नड़ भाषा को बहुत ज्यादा उसको विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया। और बच्चों किस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं एलोरा का कृष्ण मंदिर जो राजपूत शासनकाल के दौरान ही बना। कितना विचित्र वास्तुकला है इसकी बच्चों की। एक पहाड़ को काट करके उन्होंने इतना सुंदर मंदिर बनाया। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? एलिफेंटा की गुफा है। ये भी पहाड़ को काट करके बहुत सुंदर गुफा बनाई गई, जो वास्तुकला की अपनी जीवंत निशानी आज भी प्रस्तुत करता है बच्चों। आगे देखिए अन्य राजवंश जो अदर डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी? देवगिरी में यादव। देवगिरी में कौन राज्य करते थे बच्चों? यादव। तो 12वीं शताब्दी के दौरान इस राज्य की खोज भीलामाने की थी। बहुत जल्द यादवों ने नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य को अपनी शक्ति में शामिल कर लिया था। वह अन्य बहुत से राज्यों के साथ इसका व्यापार बहुत संपन्न था, बहुत विस्तृत व्यापार था।
जिसने इसे काफी धनी बनाया। 14वीं शताब्दी में इस वंश का अंत हुआ और बच्चों खिलजी शासकों ने इसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। मुसलमानों से बच्चों ये हार गए। आगे देखिए, कल्याणी में चालुक्य। कल्याणी में क्या कौन प्रसिद्ध थे बच्चों अपने शासन के लिए? चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य भी बाद में पश्चिमी चालुक्यों की ही तरह प्रसिद्ध हुए। विक्रमांक का इस वंश का महान शासक था। चालुक्य भी कला के प्रेमी थे। विक्रमांका तथा उनके उत्तराधिकारियों ने एहोल, बादामी तथा पट्टकल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। वो भी कला, वास्तुकला प्रेमी थे बच्चों। आगे देखिए, रंगल में काकतीय। अब रंगल में कौन से राज करते थे बच्चों? काकतीय। काकतीयों ने 12वीं तथा 13वीं शताब्दियों में शासन किया था। उनका राज्य क्षेत्र कृष्णा व गोदावरी नदियों के मध्य था। मार्को पोलो एक महान यात्री इन्हीं के शासन काल के दौरान भारत आया और अपनी यात्रा का विवरण दिया। उसने अपने विवरण में चर्चा की है कि काकतीय शासक शैव मत के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे बच्चों? शैव मत के। किंतु अन्य धर्म जैसे जैन धर्म, वैष्णव धर्म आदि भी संपन्न अवस्था में थे, ऐसा उन्होंने अपने विवरण में बताया। इन राज्यों के शासकों ने संस्कृत व तेलुगु भाषाओं को संरक्षण दिया। 14वीं शताब्दी में दिल्ली के शासकों द्वारा इस वंश का अंत हो गया। अब बच्चों दिल्ली के शासकों ने भी इसका जाकर के अंत कर दिया इस वंश का। आगे द्वार समुद्र में होयसाल जो वंश था उन्होंने राज्य किया। होयसाल ने वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया। विष्णुवर्धन होयसाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इस राज्य का दिल्ली सल्तनत में बाद में क्या हो गया बच्चों? दिल्ली सल्तनत में विलय हो गया है। उसके बाद क्या थे बच्चों? राजपूत। और बच्चों आप यहाँ पर एक मैप था जिसमें आप देख सकते हैं, इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख साम्राज्य। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों अस्थिर युद्ध के प्रमुख, यानी कि जो इस तरीके से जो बने हुए हैं ये सब क्या है? ये सब वो राज्य हैं बच्चों जो अस्थिर युद्ध के मुख्य, मतलब यहाँ पर युद्ध अस्थिर व्यवस्था से होता ही रहता था। अब बच्चों देखिए यहाँ देख सकते हैं अनारटा है, ये परमार है, चंबल है, ये इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर आइए, सारे एक ऐसे कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के वंशों ने यहाँ पर राज्य किया और अपना विस्तार किया और अंत में बच्चों उनका पतन भी हो गया, ठीक है। ये चालुक्य वंश है, ठीक है, इसको वेंट कहा जाता है। चोला ने यहाँ पर शासन किया बच्चों। ये पांड्या की ये शासन जो एरिया था इस एरिया पे शासन किया। चेर लोगों ने यहाँ किया शासन, ठीक है। अब राष्ट्रकूटों ने इस एरिया पर शासन किया था। प्रतिहार गुर्जर वंश ने यहाँ पर शासन किया। चंदेल लोगों ने यहाँ किया। और जो अन्य कौन से थे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कलिंग में भी अशोक ने शासन किया था, ठीक है। तो ये सब क्या थे? कुछ ऐसे प्रमुख भाग है भारत के जहां पर अन्य वंशों ने अलग अलग जगह पर राज्य किया। आगे देखिए बच्चों, राजपूत। हर्ष की मृत्यु कब हुई बच्चों? 647 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु से लेकर तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 में ईस्वी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। राजपूतों की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई ने अग्निकुल पद्धति का विकास किया। इसके अनुसार उनके अनुसार परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश किया। ब्राह्मणों को बचाने के लिए कोई न था। उन्होंने महान यज्ञों का आयोजन किया और अग्निकुंड में 4 नायक प्रकट हुए और उन्होंने 4 मुख्य वंशों जो कि चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य की स्थापना की। आधुनिक इतिहासकार इसके विपरीत इन्हें मिश्रित कुल का बताते हैं, ठीक है बच्चों। राजपूत शब्द संस्कृत शब्द के राजपुत्र से लिया गया है जिसका अर्थ है राजा का पुत्र, ठीक है। लेकिन उनके मूल के बारे में इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत है, जबकि कुछ विद्वानों ने का मत है कि इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया की एक जाति से हुई जो हूणों के आक्रमण के बाद भारत में आकर बस गई थी। राजपूत स्वयं को वैदिक युग के योद्धा अथवा क्षत्रिय होने का दावा करते थे। वे स्वयं को सूर्य परिवार के संबंधी यानी कि सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी का होने का दावा करते थे। कभी कभी वे स्वयं को अग्नि परिवार यानी कि अग्निकुल का बताते थे। उनका यह मत था कि उनका जन्म अग्नि यज्ञ के फलस्वरूप हुआ है।
मुख्य राजपूत वंशों ने इस काल में शासन किया, इनमें कौन कौन से थे बच्चों? इनमें थे तोमर, चौहान, सोलंकी, परमार, गढ़वाल, चंदेल तथा चंदेलवाल आदि सम्मिलित है। ये सब क्या है बच्चों? उस समय के राजपूत वंशों के कुछ उदाहरण हैं। दिल्ली में तोमर, अब दिल्ली में तोमरों ने कब कब शासन किया तो देख सकते हैं बच्चों, 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तोमर शासकों ने दिल्ली की स्थापना की, जिसमें बाद में चौहान भी शामिल हो गए। ठीक है, अब राजस्थान में चौहान, तो आइए देखते हैं, चौहानों को चामन नाम से भी जाना जाता है, जो अग्नि कुल से संबंधित थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अपने राज्यों की स्थापना की। उन्होंने दिल्ली तथा अजमेर के आसपास क्षेत्रों पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का एक प्रतापी राजा था। चंद बरदई उसके राज दरबार का महान कवि था बच्चों। पृथ्वीराज ने 1191 में तराइन, जो कि अब हरियाणा में है, के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाओं का वर्णन चंद बरदई द्वारा उसकी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासों में किया गया है बच्चों। लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराइन में लड़ा गया था, लेकिन बच्चों तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यह भारत में विदेशी शासन का बच्चों क्या था? आरंभ था। यहीं से विदेशी शासन ने, मुगलों ने अपनी नींव जमाना हमारे देश में, भारत में शुरू कर दिया था बच्चों। आगे देखिए, गुजरात में सोलंकी वंश। सोलंकी को गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध राजा इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा था। सोलंकी शासकों ने माउंट आबू के दिलवारा मंदिर व मोधरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ये उनकी कुछ मुख्य वास्तुकलाओं में से एक है। मलवा में परमार, अब मलवा में किसने शासन किया बच्चों? परमार राजाओं ने। राजा भोज परमार सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका धार उसकी राजधानी थी। परमार ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कन्नौज में गढ़वाली, कन्नौज में किन्होंने शासन किया बच्चों? गढ़वाली राज्य ने। तो गढ़वालियों ने कन्नौज व उसके आसपास के राज्यों पर शासन किया। गढ़वालियों के राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को हराया था। राजा जयचंद ने किसको हराया बच्चों? मोहम्मद गौरी को हराया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हरा दिया था। आगे देखिए, बुंदेलखंड में चंदेला, तो चंदेलों ने यमुना व नर्मदा नदियों के बीच की भूमि पर शासन किया था। खजुराहो में उनकी राजधानी थी। कीर्तिवर्मन चंदेलों का सबसे शक्तिशाली राजा था। उन्होंने खजुराहो में अनेक मंदिरों का क्या निर्माण करवाया था बच्चों। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र है महान पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दिया है और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे बच्चों, किसके? मोहम्मद गौरी के कैद में। आगे देखिए, तुर्की का आगमन, अराइवल ऑफ तुर्की, अराइवल ऑफ टर्की। तो बच्चों देखते हैं, 1000 ईस्वी से बहुत से विदेशी उत्तर पश्चिम के पर्वतों को पार करके भारत आए। महमूद गजनी इस श्रृंखला का प्रथम आक्रमणकारी शासक था। वह प्रथम व्यक्ति था जो इस श्रृंखला में आया और आकर के उसने भारत के जो उत्तर पश्चिम पर्वतों को पार करके भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी एक शक्तिशाली तुर्क शासक था। कहाँ का शासक था बच्चों? वो तुर्क का था। तुर्क मध्य एशिया से संबंधित थे। उसने भारत के मंदिरों की संपन्नता के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत समृद्ध और सोने चांदी से भरे हुए मंदिर है। उसने भारत के मंदिरों को लूटने की योजना बनाई। 26 वर्षों में 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक 17 बार भारत आया और सर्वप्रथम उसने पंजाब के शासकों को लूटा। 1001 ईस्वी में उसने पंजाब पर आक्रमण करके वहां के राजा जयपाल को हराया। 1018 ईस्वी में उसने उत्तरी भारत के मंदिर तथा मथुरा व कन्नौज के मंदिरों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा। 1026 ईस्वी में उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां के बहुमूल्य आभूषणों तथा पत्थरों को लूटा। वहां की सभी वस्तुओं को गजनी ले गया। उसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में कराया गया।
ठीक है बच्चों, और आप इस चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, ये महमूद गजनी है, जो कि एक क्रूर लुटेरा था जिसने भारत के मंदिरों को तहस नहस किया और लूट करके यहाँ से गजनी ले गया। अब देखिए बच्चों, अगला हमारे पास आता है गौरी। अब गौरी कौन है बच्चों? आइए, ऐसा माना जाता है कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी बच्चों इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में? मोहम्मद गौरी ने की थी, ऐसा माना जाता है। उसका वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था। वह अफगानिस्तान में घौर नामक छोटे से राज्य का शासक था। वह घौर साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। महमूद गजनी के बाद वह भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। महमूद गजनी ने घौर के शासक को हरा दिया था, लेकिन बाद में महमूद की मृत्यु के पश्चात गजनी कमजोर पड़ गए। मोहम्मद गौरी ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गजनी व उसके आसपास के राज्यों को अपनी सीमा में मिला लिया, यानी कि अपने राज्य में उनको मिला लिया। आगे देखिए बच्चों, 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक कई बार वह भारत आया। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। बाद में 1178 ईस्वी में गुजरात शासकों से पराजित होने के बाद वापस लौटने का निर्णय किया। उसने महसूस किया कि पंजाब को अपनी जीत का आधार बनाया जा सकता है। इस प्रकार उसने 1190 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करके उसे जीता, लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान के चुनौती देने के बाद दोनों का आमना सामना तराइन के मैदान में हुआ, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे और दूसरे युद्ध में वह हार गए थे। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं, यह चित्र है मोहम्मद गौरी का। तराई के युद्ध। अब देखिए, लोलैंड वॉर्स। जब 1191 में दोनों सेनाएं दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर तराइन, जो कि अब हरियाणा में है, के मैदान में मिली, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। फिर भी पृथ्वीराज ने उसे पंजाब छोड़ने के लिए विवश नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज से उसी युद्ध क्षेत्र में मिला। इस बार उसकी सेना पहले से अधिक शक्तिशाली थी। पृथ्वीराज ने अपने आसपास के राजाओं से सहायता मांगी। कुछ राजपूत राजा सामने भी आए, किंतु राजपूतों के सबसे शक्तिशाली राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार गया और उसे बंदी बना लिया गया। वह उसका राज्य छीन लिया गया, लेकिन यह समाप्ति नहीं थी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुनः आक्रमण किया और कन्नौज के राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया। वह पंजाब व कन्नौज को जीतकर अपने एक विश्वसनीय दास को यहाँ की देखरेख के लिए छोड़कर 1198 ईस्वी में अफगानिस्तान वापस लौट गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वतंत्र राज्य हो गया और इसी से भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे बच्चों, वो एक गुलाम थे। उन्होंने यहाँ पर उनको शासन जब सौंपा गया तो फिर क्या बन गया, यहाँ पर उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। तुर्कों की सफलता के कारण, अब किस कारण जो तुर्की लोग थे वो यहाँ पर आकर के सफल हुए। हालांकि राजपूत राजा बहुत वीर थे, लेकिन फिर भी वे तुर्कों से हार गए। उनकी इस हार के पीछे बहुत से कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे बच्चों, आइए देखते हैं। राजपूत राजाओं में क्या थी, एकता बिल्कुल भी नहीं थी। वे एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। तुर्कों ने उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाया। ठीक है, राजपूत अपनी धार्मिक नीतियों द्वारा हाथियों पर लड़ते थे, जबकि तुर्की घोड़े पर युद्ध करते थे, जो हाथियों से अधिक फुर्तीले और तीव्र होते थे। तुर्की लोग घोड़ों पर लड़ते थे और जो ये राजपूत थे अपनी धार्मिक नीतियों द्वारा हाथियों पर सवार होकर लड़ते थे। उनकी सेनाएं भी अधिक शक्तिशाली थी और उनकी युद्ध नीतियां भी योजनाबद्ध थी। इसीलिए बच्चों क्या हो गया, वो जीतते गए। राजपूत राजा केवल अपने राज्य की सीमाओं में ही युद्ध करते थे, वे कभी अपने देश की सीमाओं को नहीं छोड़ते थे। तुर्क सैनिक केवल अपने लिए लड़ते थे। वे जानते थे कि जीत ही उनके लिए सब कुछ है। वो सीमा उमा को कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। राजपूत सैनिकों में कोई सेनापति नहीं होता था जो उन्हें युद्ध के लिए उकसाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार करे।
ऐसा कोई भी व्यक्ति राजपूत सेनाओं में नहीं था जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आगे देखिए बच्चों, कन्नौज का संग्राम, संग्राम ऑफ कन्नौज में क्या हुआ बच्चों? कन्नौज उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह गंगा घाटी में स्थित था। जिसने भी कन्नौज पर शासन किया उसने यहाँ के संसाधनों जिसमें कि कृषि, व्यापार एवं खनिजों का पूरा लाभ उठाया। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत एवं पाल उस समय 750 से लेकर के 1000 के बड़े राज्य थे। इनके राजा हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। यहाँ यह संग्राम लगभग 2 शताब्दियों तक ऐसे ही जारी रहा बच्चों। आगे देखिए दक्षिण भारत में, तो साउथ इंडिया में क्या था बच्चों? देखते हैं। दक्षिण में पांड्या, पल्लव और चोल महान शासक थे। अपने प्रभुत्व के लिए इन तीनों के मध्य संघर्ष सदैव जारी रहा। पल्लव 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में पल्लव अधिक शक्तिशाली हुए। ठीक है, कांचीपुरम उनके राज्य की राजधानी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरेंद्र वर्मन प्रथम के नेतृत्व में पल्लव वंश अधिक शक्तिशाली व ऊंचाइयों तक पहुंचा। इस वंश के शासकों ने अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। 9वीं शताब्दी में चोल शासकों ने उन्हें हराया। उसके साथ पल्लव वंश का क्या हो गया बच्चों? अंत हो गया। अब पांड्या देखिए, पांड्या ने वर्तमान मदुरई के चारों ओर क्षेत्र पर शासन के साथ ही यह उनकी राजधानी भी थी। मदुरई शिक्षा का एक केंद्र भी था। मार्को पोलो एक प्रसिद्ध यात्री इस राज्य को देखने आया था। अपनी यात्रा का स्पष्ट वृतांत लिखा। 14वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का भी बच्चों क्या हो गया? अंत हो गया। आइए अब आता है हमारा चोल। चोल प्राय दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन शासकीय वंश था। चोल शासकों की चर्चा अशोक की घोषणाओं तथा मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है बच्चों। चोल राजा तमिलनाडु के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? तमिलनाडु के। उन्होंने संपूर्ण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कलिंग भाग के जो आधुनिक में ओडिशा में पड़ता है बच्चों, कलिंग, कुर्ग, कर्नाटक, श्रीलंका के उत्तरी भागों पर शासन किया तथा निरंतर अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार में उन्होंने वृद्धि की। अब देखिए चोल साम्राज्य यानी कि चोल एम्पायर कैसा था बच्चों? चोल साम्राज्य, चोल वंश की स्थापना 846 से लेकर के 871 ईस्वी में विजयपाल ने की थी। ठीक है, उसने उत्तर में कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। उसने तंजावर जो कि तंजौर है को जीत कर उसने अपनी राजधानी बनाया। उसे क्या बनाया? उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। बाद में परांतक प्रथम ने यानी कि पांड्यों से मदुरई को जीता तथा मदुरई विजेता को मदुरई कोंडवन शीर्षक से नवाजा गया। लेकिन उसका पुत्र आदित्य जो कि 875 से 907 चोल वंश का वास्तविक शिल्पकार था। कौन था बच्चों? जो मदुरई कोंडवन यानी कि जो पांड्य थे ना, पांड्य का जो उनके जो पुत्र थे जिनका नाम क्या था बच्चों? उनका पुत्र कौन था बच्चों? आदित्य। ठीक है, चोल वंश का वास्तविक शिल्पकार था राजा और उसका पुत्र राजेंद्र चोल वंश के 2 महत्वपूर्ण राजा थे। अब देखिए राजा प्रथम जो कि 985 से लेकर के 1016 तक रहा, वह राजा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक चतुर शासक था। उसने अपनी चतुराई एवं प्रशासनिक कौशल से दक्कन में चोलों के प्रभुत्व की स्थापना की। ठीक है, उसने पांड्या व चेरा शासकों को हराया। अपने शासनकाल के दौरान उसने चोल साम्राज्य को एक विशाल एवं संपन्न राज्य के रूप में विकसित किया। राजा समुद्र की महत्ता से भली भांति परिचित थे। उसने तटीय क्षेत्रों में व्यापार पर नियंत्रण हेतु एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। उसने केरल में चेरों की नौसेना को पराजित किया। उसने मदुरई को पराजित करके पांड्या राजा को बंदी बना लिया। आप यहाँ पर बच्चों इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि विभिन्न जो राजवंश है उन्होंने दक्षिण भारत पर अपना राजपाट जमाया और शासन किया। ठीक है, तो बच्चों ये क्या थे? ये है चोल, ये चोल वंश है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने अपना राज्य किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छे तरीके से चोल साम्राज्य ने अपने आप को यहाँ पर फैलाया है। जो ये नीचे ये वाला रंग है, ये किसका है? ये चोल राज्यों का रंग है, जहां पर चोल राज्यों ने शासन किया है बच्चों।
आगे देखते हैं, उसने अन्य नौसेना को पराजित करके सीलोन, जो कि श्रीलंका है अब वर्तमान में, पहले सीलोन था, पर आक्रमण किया व इसकी राजधानी अनुराधापुरा को हराया। इस प्रकार दक्षिण भारत में चोल शक्तिशाली हो गए। चोल राजधानी को चोल मंडोल के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों आप, ये दोनों, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये थे दो, जो अनुराधापुरम राजधानी थी और पोलोन रुआ, जो कि क्या है बच्चों, अनुराधापुरम राजधानी थी और पोलोना रुआ उसका अन्य राज्य था। देखिए, राजेंद्र चोल, जो कि 1016 से लेकर के 1044 तक रहे। कौन? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल राजराजा प्रथम का पुत्र था। वह अपने पिता से अधिक लालसा रखने वाला था। उसने सीलोन यानी कि श्रीलंका की यात्रा की एवं उस पर विजय प्राप्त की था। बाद में उसने कलिंग, जो कि ओडिशा में है बच्चों, तथा बंगाल की ओर रुख किया। उसने पाल शासकों को हराकर चोल साम्राज्य का ओडिशा से बंगाल के पूर्वी तट तक विस्तार किया। उसने उत्तर में विजयी होने के पश्चात उसने गंगैकोंड चोलपुरम अथवा गंगा का विजेता की उपाधि प्राप्त की। उसकी एक नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की, जिसे अब चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। उसने अपने शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया से उन्नत व्यापार किया। उसने दक्षिण एशिया के अनेक द्वीपों पर विजय प्राप्त की तथा समुद्री डाकुओं को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उसने सुमात्रा के शासकों को एक उग्र नौसैनिक युद्ध में परास्त करके सुमात्रा को अपने राज्य में लाया और एक विशाल साम्राज्य का बच्चों गठन किया। तो देखिए, ये है इस चित्र में राजेंद्र चोला, जो कि एक महान योद्धा है। अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण एशिया के देशों के साथ उन्नत व्यापार ने चोल साम्राज्य को काफी उन्नत बनाया। चीन शासकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाला वह प्रथम दक्षिण भारतीय राजा था, जिसने चीन शासकों के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित किए। वह एक कुशल शासक एवं महान कला प्रेमी था। उसके शासनकाल को चोलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने एक प्रभावशाली सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। वह एक वैदिक महाविद्यालय का निर्माण कराया। उसने इस महाविद्यालय से अनेक गांवों को जोड़ा एवं ये इनके क्या है बच्चों, ये राजस्व जो कर मिलता था उससे चलाए जाते थे। आगे देखिए, चोल साम्राज्य का पतन, द फॉल ऑफ द चोल एम्पायर कैसे हुआ बच्चों। तो आइए देखते हैं हम, जो चोल साम्राज्य थे उनका पतन कैसे हुआ। तो 1122 ईस्वी के बाद चोल साम्राज्य का पतन हो गया। चालुक्य शासक विक्रमादित्य ने चोलों से वेंगी को पुनः प्राप्त कर लिया। इधर पांड्या एवं होयसाल भी शक्तिशाली हो गए थे। 13वीं शताब्दी में चोलों की शक्ति कम हो गई। परिणाम स्वरूप यह बृहत्तर विजयनगर का भाग बन गया। किसका भाग बन गया? विजयनगर में शामिल हो गया। तो बच्चों देखिए, जो चोल प्रशासन थे वो कैसे थे। तो यहाँ देख सकते हैं हम, जो चोल प्रशासन थे उसमें बच्चों प्रशासन का विभाजन, चोल की राजधानी तंजौर थी, जो बाद में कांचीपुरम में स्थानांतरित हो गई, कांचीपुरम में शिफ्ट हो गई। राज्य मंडल को दो प्रांतों में बांटा गया, जो मंडलम कहलाते थे। प्रत्येक मंडलम वेलंड की निश्चित संख्या में विभाजित थे। एक वेलंड के अंतर्गत कई छोटे छोटे गांव आते थे। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, चोल राजा की एक मंत्री परिषद थी। प्रशासन की विभिन्न इकाइयों की देखभाल के लिए कुशल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। दूर दराज के क्षेत्रों का प्रशासन स्वयं ग्रामीणों द्वारा एक सभा अथवा समिति बना करके किया जाता था। जितनी भी ग्रामीण और स्थानीय समस्याएं होती थी उनका निपटारा ऐसे ही किया जाता था। बच्चों आगे देखिए, ग्रामीण समिति में अधिकतर जमींदारों और उच्च जाति के लोगों को नियुक्त किया गया था। समिति को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था, जो प्रशासन के अलग अलग कार्यों की देखभाल करती थी। समिति का कार्य प्रशासन के शाही अधिकारियों के अधीन था। वे अपनी शक्तियों का पूरा लाभ उठाते थे। प्रशासन के शाही अधिकारियों के नियंत्रण में सभागार, संग्रह, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि कार्य थे। वे वाद विवाद, भूमि विवाद इत्यादि मसलों की भी सुनवाई करते थे।
नियमित भूमि सर्वेक्षण चोल प्रशासन का एक प्रमुख कार्य था। समय समय पर भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, यह भी क्या था, उनका प्रमुख कार्यों में से एक कार्य था। खेतीहर के अधीन भूमि का मापन सावधानी पूर्वक किया जाता था। मतलब बहुत सावधानी से खेती वाली जो खेतीहर के जो अधीन भूमि होती थी उसका मापन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था। चोल प्रशासन का कार्य जन साधारण के सुख सुविधाओं की देखभाल करना था। फसल के नष्ट होने व सही न होने पर किसान को भू राजस्व व अन्य करों से मुक्त कर दिया जाता था। आकस्मिक निधि के रूप में उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणों को भी भूमि दी जाती थी, जिन्हें ब्रह्मोदय कहा जाता था। इन्हें क्या बोलते, जिनको भूमि दी जाती थी बच्चों, ब्रह्मोदय कहा जाता था। और वे भी कर अदा करने के अधिकारी होते थे, वो भी कर अदा करते थे बच्चों। आर्थिक स्थिति कैसी थी बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर आर्थिक स्थिति कैसी थी बच्चों, देखते हैं यहाँ पर। राज्य की आर्थिक स्थिति समस्त जन साधारण की एक आवाज जैसी थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंचाई के साधनों की उचित व्यवस्था थी और किसानों को कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाती थी। राज्यों की उन्नत कृषि के साथ साथ वहां के मंदिरों में संपन्नता थी। धनी जमींदार अधिकारियों को उनके कर अदा करते थे। धनी जमींदार थे, अधिकारी थे, जो उनके अधिकारी थे ना बच्चों, उनको उनके कर अदा करते थे। कारीगर रेशमी, सूती व ऊनी वस्त्र बनाते थे। वे धातु व लकड़ी के कार्यों में भी बहुत निपुण थे। ठीक है, वे उत्तम किस्म की वस्तुओं का उत्पादन भारी मात्रा में करते थे। आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार संपन्न अवस्था में थे। भारत का व्यापार पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के बहुत से देशों के साथ होता था। वे वस्त्र, धातु, फर्नीचर व मसालों का निर्यात करते थे तथा अरब से अच्छी फसल अरब से अच्छी नस्ल के घोड़ों का क्या करते थे बच्चों, वो आयात करते थे। व्यवसायी तथा व्यापारी समाज में एक उच्च स्थिति का आनंद उठाते थे। उन्होंने अपनी एक मंडली बनाई हुई थी जिसे मणिग्रामम कहा जाता था। सड़कों पर चोरों और डाकुओं का कोई भी भय नहीं था और व्यापार तथा व्यवसायी सड़कों पर निडर होकर के घूमते थे। राजस्व के स्रोत क्या कहते हैं बच्चों, चोल प्रशासन में दो प्रकार के प्रमुख राजस्व स्रोत थे। भूमि कर अथवा भूमि के उत्पादन पर राजस्व तथा व्यापार कर। ये कर थे, वो कहते हैं मुख्य स्रोत थे पैसे का। ग्राम सभाएं कर व राजस्व के संग्रहण कार्यों के साथ बटी थी। इस राजस्व का एक बड़ा भाग जन साधारण की सुविधाओं जैसे कि बच्चों नहरों, तालाबों, बांधों, कुओं इत्यादि के निर्माण में खर्च किया जाता था। कार्यालय के अधिकारियों व सेना को राजकोष से वेतन दिया जाता था। मतलब जो कार्यालय के लोग हैं और जो सेना है उनको राज्य के खजाने से सैलरी दी जाती थी। इस काल के दौरान अनेक सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया। धार्मिक विश्वास क्या है बच्चों, तो अब देखिए चोल शासक सभ्य नीति के धर्म को मानते थे। सभ्य नीति के जो धर्म होते उनको मानते थे वो अपने धर्म के रूप में। यद्यपि लोग किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करा जो शिव को सारे समर्पित थे। शिव को आधार मान करके मंदिर का निर्माण कराया गया। कला और शिल्प कला कैसे थे, तो चोल शासक और राज्य के धनी व्यापारी कला एवं शिल्प कला के महान प्रेमी थे। उन्होंने बहुत से सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। इस काल के दौरान बने मंदिर द्रविड़ शैली के थे। दक्षिण के अन्य शासकों ने भी बहुत से सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर जो 1011 ईस्वी में शिव को समर्पित प्रसिद्ध, इस मंदिर का निर्माण जो है बच्चों चोल शासक के राजा प्रथम ने करवाया था। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के पिरामिड के आकार की मीनार की ऊंचाई 190 फीट है तथा इसकी 13 मंजिलें हैं। मंदिर का मध्य भाग पत्थर के एक इकहरे खंड से बना है तथा दीवारों पर भगवान तथा साधारण मनुष्य दोनों के चित्रों की
नक्काशी की गई है। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह है बृहदेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है। किस प्रकार इसकी पत्थरों के द्वारा नक्काशी, और नक्काशी में भगवान और मनुष्य दोनों के चित्रण देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, महाबलीपुरम का रथ एवं तट मंदिर, चैरियट एंड शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। तो दो प्रकार के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए मंदिर तथा तीर्थ मंदिर, दो प्रकार के मंदिर, ठीक है। इन्हें रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कब बच्चों 625 से 645 ईस्वी में करवाया था। प्रत्येक रथ को पत्थर के अनेक इकहरे खंडों को काटकर बनाया गया है। इससे थोड़ी दूरी पर तट मंदिर स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 690 से लेकर के 720 ईस्वी के मध्य में कराया था। इस मंदिर के निर्माण में ईंटों तथा चूने का प्रयोग किया गया था। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, यह एक रथ मंदिर है, ठीक है, जिसमें चूने का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस मंदिर को बनाने में ईंटों और चूने का प्रयोग करके बनाया गया है, इस प्रकार का पत्थरों का प्रयोग करके भी। तो बच्चों आगे देखिए, भाषा और साहित्य, तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो चोल काल के दौरान बहुत सी क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इत्यादि का विकास हो। बहुत से साहित्यिक कार्यों को इन्हीं भाषाओं में अनुवादित किया गया। कवि कंबन ने रामावातम लिखी। क्या लिखी? कंबन ने रामावातम लिखी। अन्य लेखकों ने पैरया पुराणम लिखी जो शिव के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमुदना ने रामानुज नौरांदती लिखी। ये कुछ ऐसी पुस्तकें जो शिव को समर्पित थी, उनके द्वारा दिए गए नियमों पर आधारित थी। तो बच्चों, पाठ के बाद आइए कुछ बिंदुओं में पाठ को दोहरा लेते हैं। तो आओ दोहराएं। 700 से 1200 ईस्वी के मध्य का समय भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकालीन युग कहलाता है। विंध्य के दक्षिण प्रदेश को प्राचीन साहित्य में दक्षिणापथ कहा गया है। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य तथा चोल वंश के राजा प्रमुख थे। चंद्रबरदई पृथ्वीराज चौहान दरबार का महान कवि था। जो चंद्रबरदई था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार का महान कवि था। 1122 ईस्वी के बाद चोल साम्राज्य का पतन हो गया। बच्चों, अमुदना ने रामानुज नौरांदती लिखी। दो पुस्तकें लिखी अमुदना ने, कौन कौन सी? रामानुज और नौरांदती। तो बच्चों, इस कक्षा में और इस पाठ में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा और अपने साहित्य के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां कला और साहित्य के बारे में यहाँ से ग्रहण की होंगी। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। ना हो गए।